अच्छा उसको मालूम नहीं है, हाँ चलो फाइन। द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ये फॉरेन एक्सचेंज का जो काम है वो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस में होएगा? मतलब आपका बिजनेस लंदन में है ऐसा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं बोलते हैं, पॉसिबल नो? इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है? दूसरा वो बोलता है अपना कंपनी इधर है बट अपना एक ब्रांच लंदन में है, पॉसिबल? और आप यहां पर चार्टर्ड है बट आप कुछ काम यूएस का भी करते हैं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ ऑब्वियसली डाउट्स पूछ रहा है तो आप सॉल्व कर रहे हैं उनका, डाउट सॉल्व कर रहे हैं तो वो लोग फॉरेन करेंसी में पैसा दे रहे हैं, बोलते हैं ठीक है एक डाउट का $10, $10 800 ना, कम है, कम है, ठीक है बढ़ा दो। तो द पर्सन हु आर हैविंग सम ऑपरेशंस आउट ऑफ इंडिया, जिनका भी ऑपरेशंस आउट ऑफ इंडिया में है उनको फॉरेन एक्सचेंज में काम करना पड़ेगा, बराबर? हाँ तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइक टेक एन एग्जाम्पल, like your company is समझो ना, ऐसा है मेक इन इंडिया कॉरपोरेशन, आपका कंपनी का नाम ही है मेक इन इंडिया कॉरपोरेशन। क्या कर रहे हैं आप गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं? मिकी माउस, है ना, मिकी माउस, हाँ मिकी माउस आईएनसी वाले को माल बेच रहा है, तो मिकी माउस आईएनसी वाले को माल बेच रहा है तो प्राइस कैसे डिसाइड होएगा? रुपीज में होगा कि डॉलर में होएगा? उसको तो बोलेगा देख भाई ये जो सामान भेजा है मैंने वो इट इज वर्थ $1,00,000, बोलते $1,00,000 का माल बेच रहा हूं मैं तेरे को, तो $1,00,000 का माल बेच रहा हूं तो वेरी ऑब्वियसली $1,00,000 का माल बेच रहा है तो मेक इन इंडिया कॉरपोरेशन जो है उसको इंडिया में जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। समझो ये बेचा है माल 1 जनवरी 24 को माल बेचा है, 3 महीने का उधारी में बेचा है, या चलो 4 महीने का उधारी में बेचा है, 4 मंथ्स क्रेडिट में बेचा है, तो 1 जनवरी 24 को इंडिया इनकॉर्पोरेशन क्या एंट्री पास करना चाहिए? ये लोग बोलते हैं विल पास द एंट्री मिकी माउस आईएनसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाउ मेनी एग्री विद दिस? अच्छा अमाउंट नहीं बोलेगा, ये ऐसा क्या है, जर्नल एंट्री बोलेगा अमाउंट नहीं रहेगा ऐसा? हाँ तो बोलो ना। मतलब सबसे पहला ये ध्यान रखो, कैन आई राइट द अमाउंट इन डॉलर्स इन इंडिया? हाँ नहीं, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रुपीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो हम आरबीआई को पूछेगा भाई क्या रेट चल रहा है, तो आरबीआई बोल रहा है 1 जनवरी को $1 इज ₹80।
तो आप जर्नल एंट्री कैसा पास करेगा? मिकी माउस INC डेबिट टू सेल्स कितना रुपया? $1,00,000 इंटू ₹80, 80 lakhs का जर्नल एंट्री करने का। आया बात समझ में? क्लियर है? इंडिया में बहुत क्लियर है भाई, तू माल किधर भी बेच, लेकिन इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो तो रुपीज में ही बनेगा। आया बात समझ में? हेलो? हाँ, समझो 1 फरवरी 2024 को रिसीव्ड $20,000, $1 is equal to ₹78। जर्नल एंट्री सांगा। चलो मैं थोड़ा इसको और से सेंसेशनल बना देते हैं। 85 रुपीज हो गया। चलो जर्नल एंट्री पूर्ण सांगायचं। जर्नल एंट्री बोलने का अच्छा, कैश बैंक डेबिट 17 lakhs to Mickey Mouse INC the 16 lakhs। कितना जन बोल रहा है 16 लाख आना चाहिए? 3-4 लोग बोल रहे हैं, 5 लोग बोल रहे हैं। अमिनी से नहीं सर 17 लाख आना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। क्यों 16 लाख आना चाहिए? रीजन बता दो। ये लोग बता, डेबिट तो 16 से ही किया था। डेबिट 16 से किया क्या 80 से किया है? ऐसा करेगा तो क्या होएगा? अगर मैं 17 लाख लिखिएगा तो क्या होएगा? मैं 17 लाख लिखिएगा तो क्या प्रॉब्लम? ये लोग बोलते 16 लाख लिखो, मैं बोल रहा हूं 17 लाख लिखिएगा तो क्या प्रॉब्लम होएगा? क्या टैली नहीं होएगा? अगर अपन 17 लाख करते जाएंगे तो मालूम पड़ा मिकी माउस का अकाउंट क्लोज भी हो गया और वो धीरे धीरे क्रेडिटर बन गया। नहीं समझ में आ रहा है? कैसा क्रेडिटर बन गया? हाँ, उसको अपन ज्यादा क्रेडिट दे। थोड़ा मिकी माउस स्मार्ट है, उसको मालूम है ये सामने वाला थोड़ा बेवकूफ है, तो उसने बोला सीधा 1 लाख ले ले। और अपन तो सीधा 1 लाख लेके 85 का एंट्री कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 85 lakhs टू मिकी माउस 85 lakhs। डेबिट में 80 है, क्रेडिट में 85 है। फिर 1 महीने के बाद उतर अरे तेरे को 5 लाख देने का है। समझ में आ रहा है कि आपको? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट जो है उतना से ही करने का जितना से डेबिट हुआ है। मतलब 20,000 इंटू 18 रुपीज। अब बोलेगा बाकी का क्या करना है? इट विल बी फॉरेक्स गेन। फॉरिन एक्सचेंज में गेन हो गया अपने को। कितना रुपए का गेन हो गया अपने को? 5 रुपया पर डॉलर। 5 रुपया हुआ मतलब 1 लाख का फायदा हो गया। कैसा 1 लाख का फायदा हो गया? डॉलर का भाव बढ़ गया, 80 से 85 हो गया। मैं आरबीआई के पास लेके जाएगा डॉलर बेचने को, तो आरबीआई मेरे को 85 दे रहा है, तो फायदा हो गया मुझे। आर यू क्लियर? कंफ्यूजन? क्लैरिटी? ध्यान है कि नहीं? हाँ। 31 मार्च $1 इज इक्वल टू 82। इतना ही दिया है। क्या समझ है अपना?
क्या करने वाले आप? 1 मिनट का टाइम है। मैंने इतना ही लिखा, टिंगी टिंगलिंग टिंगलिंग। जर्नल एंट्री बोलने का हाँ, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सोच सकते हैं आप। जर्नल एंट्री चाहिए, सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, बाजू वाले को भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जर्नल एंट्री पाहिजे। टाइम 1 मिनिट पूर्ण झालं। हाँ बोलो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा बोलता है। फर्स्ट बेंच नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। आराम, नो एंट्री। ही सेइंग जर्नल एंट्री इज नो एंट्री। उसका पार्टनर नहीं बोलेगा। पूछ रहे, वो पूछ रही है कि अभी $60,000 पेंडिंग है क्या, है कि नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ है, हाँ ऑब्वियस। हाँ तो है। हाँ तो क्या करने का, वही तो पूछ रहे हैं। जर्नल एंट्री पाहिजे। हाँ पीछे, पीछे नहीं बोलेगा। पीछे हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं। ये बोल रहा है मिकी माउस, वो बोल रहा है मिकी माउस INC डेबिट टू वापस फॉरेक्स गेन। फॉरेक्स गेन कितना रुपया? वो बोल रहा है 1.6 लाख। कैसा? 82 का भाव हो गया, मेरा तो 80 का था। प्लेन टू $80,000। ₹2 इंटू $80,000 विल बी 1,60,000 का गेन हो गया। How many agree with him? And how many say he is wrong? हाँ, इधर इसको ऑब्जेक्शन है, बोलो। हाँ क्या आया? 80,000 कैसे आया? ₹1,00,000 का माल, $1,00,000 का माल बेचा था, वो याद है कि भूल गया? हाँ, $1,00,000 का माल बेचा था ना, उसमें से $20,000 मिल गया ना। अरे उसने डाउट पूछा था ना, कितना पैसा बाकी है, तभी सब लोग बोला क्या पूछ रहे, इतना समझना नहीं तेरे को। हाँ नहीं बोला, क्योंकि अपन भी वही ढूंढ रहे थे। समझा क्या नहीं? अरे हाँ या ना बोलने का, इतना ऐसा कंफ्यूज कंफ्यूज नहीं करने का। अच्छा, ₹2 का क्यों फायदा हो गया? क्योंकि हमको लगा ₹80 के हिसाब से डील हुआ है, अपने को लगा डॉलर लेके जाएगा तो ₹80 मिलेगा। आज देख रहा है तो 80 नहीं, 82 मिलने वाला है, तो ₹2 का फायदा हो गया। तो AS11 बोलता है फायदा हो गया, रिकॉग्नाइज कर दो, नो कंजर्वेटिज्म। यू आर गुड पीपल, यू डोंट आस्क डाउट। तो कुछ लोगों को लगता है कंजर्वेटिज्म वायलेट हो रहा है, बोलता कंजर्वेटिज्म नहीं है, ट्रू पोजीशन चाहिए। अगर 82 मिलने वाला तो 82 लिखो, चलेगा।
85 मिलने वाला तो 5 रुपए का हिसाब कर दो, वांदा नहीं। क्लैरिटी, कंफ्यूजन? हाँ बोलो। तो ये जो फॉरेक्स गेन है वो सब जाएगा पीएनएल में। क्लियर ऑन इट? प्रॉपर? हाँ। अभी पूछते, फर्स्ट में रिसीव्ड $30,000, $1 is equal to 83, या 83.5। जर्नल एंट्री पाहिजे। जर्नल एंट्री बोलने का, पूरा बोलने का, आधा आधा नहीं बोलने का। जल्दी। हाँ, ये कुछ बोल रहा है, मैं बोलेगा, बाकी गर्ल्स में कोई कुछ बोल रहा है? गर्ल्स में नथिंग, विड्रॉ, सरेंडर है अपन एकदम। हाँ बोलिए। हाँ बोलो। बैंक डेबिट कितना? $30,000 इंटू 83.5, बराबर ना? कितना आ रहा है? 25,05,000 टू मिकी माउस INC। $30,000 इंटू 82। क्यों 82? पहला 80 का डेबिट था, ₹2 बढ़ा दिया हमने, अब इसको 82 कर दिया, तभी कैंसिल भी 82 के हिसाब से होएगा। वो सिखाने के लिए स्टोरी कर रहा है। 80 का था ना, माल बेचा तभी ₹80 का रेट था ना, फिर 31 मार्च को रेट 82 हो गया ना, तो आपने मिकी को रिवाइज कर दिया ना 82 में, तभी जब पैसा मिल रहा है तो मिकी को कैंसिल क्या भाव से करेगा? हाँ, उतना ट्रैक तो रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट सडनली से 80 कहां से आ गया, 82 का भी हो गया है, उतना ट्रैक रखना पड़ेगा, उतना थोड़ा बहुत दिमाग वापरने का, नहीं तो बाजू में सेक्रेटरी रखने का। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या नहीं? ये तो बोलो, मैं बताता, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, तो आप बोला मेरे पास सेक्रेटरी नहीं है। समझ में आया क्या नहीं? मितेश भाई ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो कितना रुपीज हो जाएगा ये? 2 वापस गेन हो गया। फॉरेक्स गेन कितना रुपए का गेन हो गया अपने को? 1.5। ₹1.5 का गेन हुआ $1 पे, तो 1.5 का गेन हुआ, 30,000 है, तो 45,000। आर वी क्लियर ऑन इट? क्लैरिटी? हेलो? फिर 16 $40,000 received. $1 is equal to 80.5. $1 equal to 80.5 rupees. $40,000 मिला अभी अपने को। अरे ट्राई तो करो, एक्टिंग तो करो, कुछ ऐसी बैठा है स्टाइल भाई, ट्राई तो कर यार।
हाँ, शी इज सेइंग आई विल टेल. हाँ सुनिए प्लीज, क्या बोल रही है? शी इज रेडी. बैंक डेबिट $40,000 80.5. हाँ बोलो. हाँ बोलो. 32,20,000 टू मिकी माउस इन INC कितना? $40,000 इंटू 82, 32 लाख. फिर जोड़ी में बोल रहे कि अलग अलग बोल रहे हैं? हाँ तो बोलो ना, मैंने बोला लॉस नहीं आना चाहिए. लॉस लॉस है तो क्या होएगा? डेबिट. फॉरेन एक्सचेंज लॉस. कितना लॉस होएगा? कैसा लॉस आया? अपने को लगा क्या भाव से मिलेगा? 82, लेकिन आज मार्केट में 80.5 का ही भाव है, तो ₹1.5 का लॉस हो गया, तो 60,000 हो गया. नहीं समझा? कैसा ₹1.5 का लॉस हो गया? 31 मार्च को अपन ने रिवाइज करवाया था 82 में. ये तुमको याद है क्या? क्या भाव से माल बेचा था? 80. फिर 31 मार्च को क्या किया? मिकी को रिवाइज करके बैलेंस शीट में 82 का लेके आया. अभी कंपैरिजन फिर बाद में किस भाव से होगा? हाँ तो लेकिन आज भाव क्या हो गया? तो अपने को फायदा हुआ क्या नुकसान हो गया? हाँ बोलिए. किसी को डाउट, कंफ्यूजन? क्या क्या सीखा? हाँ गेन बराबर है. सबसे पहला क्या सीखा? कि इंडिया में रिकॉर्ड करने का है रुपीज में, तो दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग करेंसी. क्या बोलते हैं हम उसको? व्हाट इज द मीनिंग रिपोर्टिंग करेंसी? जिसमें आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगा. क्या बनेगा? मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट का मीनिंग मतलब बैलेंस शीट, इनकम, कैश फ्लो, बलाना डिंगला, वो सब, वो रिपोर्टिंग करेंसी हो गया. इंडिया में रिपोर्टिंग करेंसी क्या है? हाँ हाँ, उसको छोड़ के बाकी सब लोग फॉरिन करेंसी है. तो फिर इंडिया में रुपीस को छोड़ के बाकी सब करेंसी क्या होएगा? क्या क्या होएगा? डॉलर, यूरो, पाउंड्स, येन है ना, येन है ना, US डॉलर, अपना सिंगापुर डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ये सब फॉरिन करेंसी हो गया. और इनका जो रेशियो है उसको बोलते हैं फॉरिन एक्सचेंज रेट. इधर कौन सा था रेशियो? $1 इक्वल टू ₹80. इसको क्या बोलते हैं? फॉरिन एक्सचेंज रेट. दैट इज अ रेशियो बिटवीन whom? रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरिन करेंसी. एक साइड पे रिपोर्टिंग करेंसी रहेगा और एक साइड पे उसको क्या बोलते हैं? फॉरिन एक्सचेंज रेट. क्या बोलते हैं? हाँ, इधर तक का स्टोरी क्लियर है? हाँ. अब ये जो भी तुम माल बेचते हो उधारी में, माल तुम बेच रहे हो उधारी में और उसका पेमेंट आया, तो अगर डिफरेंस रहेगा इसके बीच में, जो भाव में माल बेचा था और जो भाव में पेमेंट मिल रहा है, इसमें जो डिफरेंस होएगा उसको गेन या लॉस बोलने का और P&L में डाल देने का. फिर बेसिक रिवाइज कर रहे हैं मैं, क्या क्या बात हुआ ऑफिशियल. आर यू क्लियर?
इसको बोलते हैं, वो जो अकाउंट है उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या आता है, वो पैदा कभी होएगा जब रेट में फ्लक्चुएशन होएगा तो पैदा होएगा। अरे लॉजिक है ना, नाम ही वैसा है ना। 80 का 22 हुआ तो पैदा हुआ ना। अगर 80 का 80 रहता तो एफ का जरूरत क्या था? आप सुनते हैं क्या? हाँ, ये सब हायर लेवल टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक चीज तोड़ते जा रहा है। मैं हो गया? हाँ। अब 31 मार्च जब भी आता है तब क्वेश्चन है कि इसको रिवाइज करने का कि नहीं। कौन से रेट पे? उसको बोलते हैं क्लोजिंग रेट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग रेट? रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दिन बनेगा वो दिन जो मार्केट में रेट रहेगा उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग रेट। उस पर रिवाइज करने का कि नहीं करने का। तो हमने जो प्रॉब्लम लिया उसमें तो करा है, जरूरी नहीं सब में होएगा। वो मैं बोलूंगा किस में होगा किस में नहीं होगा। तो डोंट मेक ए यूनिफॉर्म रूल सब जगह बैलेंस शीट डेट पे चेंज होगा, नहीं। तो फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो होगा बैलेंस शीट डेट पे, रिपोर्टिंग डेट पे, उसको हम क्या बोलते हैं? अरे बोलने का शर्माने का है। हाँ, तो फिर 80 रुपीज क्या है? ओपनिंग रेट। अपन लिया वो दिन ओपनिंग रेट। इट इज कॉल्ड एज अ स्पॉट रेट। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मीनिंग स्पॉट रेट? जो दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो दिन में जो रेट है वो स्पॉट रेट है। आज आप जाके यूएस से माल लेगा तो आज का रेट विल बिकम द स्पॉट रेट। कल माल लेगा तो कल का रेट विल बी द स्पॉट रेट। गॉट माय पॉइंट? कंफ्यूजन क्लियर? स्पॉट रेट का मीनिंग क्लियर है क्या? क्लोजिंग रेट का मीनिंग क्लियर है क्या? अभी जरूरी नहीं कि कुछ लोग क्या करते हैं, बता नहीं भाई ऐसा तो मेरे को मालूम नहीं, जो दिन माल लिया था वो दिन का रेट नहीं मालूम है मेरे को। तो एज 11 बोलता है वांदा नहीं, तेरे को रेट नहीं मालूम है तो एवरेज कर दे, वो हफ्ते का एवरेज निकाल दे या वो महीने का एवरेज निकाल दे, चलेगा। क्योंकि आप बोलते अरे यार एक इतना एक्सपर्ट आदमी चाहिए, एक मेरा मेरा ऐसा एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रहता है दिन में, उसके लिए तुम किधर एक मेरे को आदमी रखने को बोलता है, परवड़ता नहीं है। तो बोलते एक काम करो, वो आदमी को 15 दिन में आने को बोलो और 15 दिन का एवरेज पे एंट्री कर दो, चलेगा। तो इंस्टीट्यूट गिव्स यू द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एट स्पॉट रेट एज वेल एज एवरेज रेट। पर इतना ही है कि जब तुम एवरेज रेट कर रहे हो तो फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसके लिए अलाउड है? जहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं है। बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा तो एवरेज अलाउड नहीं है। और बेटा जो दिन आपने माल लिया था 80 था और रिपोर्टिंग दिन में 90 हो गया, 10 रुपए का उधर ही गड़बड़ हो गया। और लाख रुपए का माल रहेगा, $1,00,000 का माल है तो 10 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। तो इसलिए बोलता है ज्यादा फ्लक्चुएशन रहेगा तो अलाउड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर ऑन दिस? आर यू क्लियर? अब इंपॉर्टेंट, किसको 31 मार्च में रिवाइज करने का, किसको नहीं करने का। वो लोग बोल रहे हैं मॉनिटरी आइटम रहेगा तो रिवाइज करने का, नॉन मॉनिटरी आइटम रहेगा तो रिवाइज नहीं करने का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनिटरी आइटम? द आइटम्स फ्रॉम विच द अमाउंट which is receivable or payable, the amount from which the receivable or payable is predetermined is monetary. जहां पर predetermined नहीं है वो नॉन मॉनिटरी है। लाइक मिकी माउस के केस में
वेर बी श्योर कितना कितना का डील था? हाँ, क्या डील था? डेटर तो 1 लाख का ही था। मार्केट में रेट का कुछ भी फ्लक्चुएशन हो, मेरे को मालूम था मिक्की से $1 लाख लेने का है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अभी मैंने $1 लाख का मशीन लिया, उसका वैल्यू फिक्स्ड है कि फिक्स नहीं रहेगा? फिक्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? फ्लक्चुएट होएगा ना। मैं जाएगा माल बेचने को, ये मशीनरी को बेचने जाएगा मार्केट में, तो $1 लाख भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन मिक्की से जो $1 लाख लेने का है, वो थोड़ी चेंज होने वाला है। नहीं समझ रहे है? मेरा कोई पार्टनर है यूएस में, तो मैं उसको बोलता एक काम कर, मिक्की से पैसा ले लेना। इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम मिक्की फिक्स्ड? अभी मैंने $1 लाख का मशीन लेके मेरा पार्टनर को बोलता है मशीन का जो $1 लाख का मशीन है ना, मेरे को बेच के देना। फिक्स्ड है? $1 लाख मिलेगा? हाँ, नहीं, तो इसलिए फिक्स नहीं है। तो मशीनरी इज नॉट फिक्स्ड, बट डेटर इज फिक्स्ड, क्रेडिटर इज फिक्स्ड, लोन टेकन इज फिक्स्ड, लोन गिवन इज फिक्स्ड, cash balance, bank balance in dollar is fixed. Then what is not fixed? Fixed assets, shares, investments. ये सबसे कितना पैसा मिलने वाला है ये मुझे नहीं मालूम है। ये क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। आई होप यू क्लियर ऑन इट। आइडिया आ रहा है क्या? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। ओके, किसी को डाउट है पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। यू कैन आस्क योर पार्टनर, उसको डाउट है कि आपको डाउट है। हाँ, यू कैन डिस्टर्ब योर पार्टनर्स। हाँ, कुछ नहीं है तो कम से कम हाय हॅलो बोल दो उसको, है ना? अपने को ऐसा एकदम हे होता रहेगा ना, किती वेळ झालं, काय बोललंच नाही मी, एवढं लफडं आहे। लॉ का लेक्चर क्यों नहीं बैठेगा? मैं मार खाएगा मैं। क्या मितेश, क्या सुन रहे हैं? मैं हाँ, बैठता है वो। हाँ, पूछ लो, डाउट है तो। अपने को डाउट रहता नहीं कभी। ऐसे जबरदस्ती डाउट लेके आने का जरूरत नहीं है भाई, ये तो आपको लगेगा जबरदस्ती डाउट लेके आएगा हम लोग। हाँ बोलो। ऑब्वियस, any change, no, what they are saying, any fluctuation in the foreign exchange rate, ऐसा कुछ नहीं बोला है कि गेन ही होना चाहिए, लॉस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं बनाएंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अगर इतना ही तुमको अवेयरनेस है तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर आई कैन गो एंड स्पीक टू द बैंक कि देखो आज 80 रुपए का भाव है, मैंने माल तो लिया है, लेकिन मेरे को डर है कि 100 रुपया हो जावे तो मेरे को आज 80 लाख भरना पड़ रहा है। अगर जब मैं भरने जाएगा 100 रुपए का रेट होगा तो 1 करोड़ भरना पड़ेगा, 20 लाख का लॉस सहन नहीं कर सकता है। तो बैंक बोलता ठीक है कभी चाहिए, बोला 3 महीने के बाद का बात है, पर 3 महीने में क्या रेट होगा मालूम नहीं, बट मेरे को डर है। तो बैंक बोल रहे एक काम कर, तो मेरे को 2 रुपया दे दे एक्स्ट्रा, मैं तेरे को 82 रुपीज में देगा, मार्केट में जो भी भाव हो 3 महीने के बाद मैं तेरे को 82 रुपीज का भाव में दे दूंगा। 100 रुपया होगा तो भी तेरे को 82 में माल मिलेगा, मतलब डॉलर मिलेगा, 75 होएगा तो भी तेरे को 82 में देगा। ऐसा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू सेफ गार्ड यूर सेल्फ इफ यू आर सो अफ्रेड ऑफ डूइंग सच ट्रांजैक्शंस। जैसा इंश्योरेंस है वैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है। प्रोविजन अलाउड नहीं है, AS11 doesn't allow you to make provision, but AS11 allows you to make a forward contract. क्लियर है? और किसको क्या पूछना है? That's all done. हो गया बाजू वाले से बात? वेरी गुड, चलो ये नोट डाउन कर ले, अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख ले। हेडिंग दे दो, पहले हेडिंग लिखो AS11, द effects of changes in foreign exchange rates, effects of changes in foreign exchange rates. Are you clear on it? चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 sorry, point number 1 है part 1 heading important terms, part 1 heading important terms। important terms, underline next line। point number 1 लिखो, reporting currency, reporting currency, अंडरलाइन। बेसिक्स लिखना है ना आपको कि मालूम है? हाँ, बिकॉज AS11 में नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट बिकॉज यू आर नॉट स्टडीड इट। तो AS11 में तो स्ट्रेट यही टर्म्स है, बट आप लिख लो, थोड़ा आपका आइडिया रहेगा। ओके, एंड आगे हर लेवल पे सीखना ही है। रिपोर्टिंग करेंसी, राइट डाउन द करेंसी इन विच, the currency in which the financial reports, the currency in which the financial reports are to be prepared, with the financial reports are to be prepared, is called foreign currency। Sorry, is called reporting currency, is called reporting currency, full stop। In India, the reporting currency is, in India the reporting currency is, बोलो, rupees। Point number 2, foreign currency, they are the currencies, they are the currencies other than, they are the currencies other than the reporting currency।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे? डॉलर, पाउंड, येन, etc. Next, point number 3, foreign exchange rate. Foreign exchange rate. Right now, it is the ratio between. It is the ratio between reporting currency and foreign currency. It is the ratio between reporting currency and foreign currency. Example, $1 equal to ₹80. डॉलर का सिंबल में लिखने का, $1 equal to ₹80. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. Right on. These are the transactions in foreign exchange. These are the transactions in foreign exchange. Next, point number 5. Right on. Point number 5. लिखो, spot rate. Spot rate. Right on. It is the foreign exchange rate. It is the foreign exchange rate on the date of transaction. On the date of transaction. On the date of transaction. Barabar? Next, point number 6. Closing rate. It is the rate on the reporting date / balance sheet date. Is the rate on reporting date / balance sheet date. Next, अगला heading, historic rate. Historic rate. Underline next line. It is the spot rate. It is the spot rate on the date of transaction. It is the spot rate on the date of transaction. Done. Next, agla heading, monetary items. Very important. This is very important. Super important, and people get confused. Head on. The assets and liabilities. The assets and liabilities in foreign exchange. The assets and liabilities in foreign exchange to be received or paid. To be received or paid is contractually fixed. Is contractually fixed. Bracket, amount is determinable.
bracket closed, bracket closed, are called monetary items, are called monetary items. Example, debtors, creditors, loan taken, loan given, cash balance, bank balance, etc. Next, अगला heading, non-monetary items. Non-monetary items. Underline next line. The assets and liabilities. The assets and liabilities in foreign exchange. In foreign exchange. To be received or paid. To be received or paid. Is not contractually fixed. Is not contractually fixed. Is not contractually fixed. Bracket. Amount is not predeterminable. Are called non-monetary items. Are called non-monetary items. Example, fixed assets, comma, intangible assets, equity shares, investments, etc. Clear? Part 2 heading, initial recognition. Part 2 heading, initial recognition. Underline next line. Point number 1. Point number 1. The foreign exchange transaction. The foreign exchange transaction should be recorded on the date of transaction, on the date of transaction, on the date of transaction, using the spot rate. बराबर ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिकी माउस के साथ 1 जनवरी को डील किया, 80 रुपए का रेट था, तो जर्नल एंट्री किस में पास किया आपने? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट सब पॉइंट नंबर 2. If exchange rates are relatively stable, underline the word relatively stable, comma, weekly/monthly average rates, weekly/monthly average rates
can also be used to record the foreign exchange transactions, in a week or a month. Clear adhar tak? Next, part 3 heading, subsequent recognition. Bracket, balance sheet date. Underline next line. कैसा सीक्वेंस जा रहा है मालूम पड़ रहा है कि आप ये सब ट्रांजैक्शन डिस्कस किया है हमने, याद आ रहा है? वो एक एग्जांपल में सब कवरेज कर दिया मैंने. हाँ, नहीं तो आपको एकदम एलियन लगेगा. एलियन नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो एग्जांपल दिया मैंने. तो एग्जाम्पल समझ गया तो मिकी माउस लगेगा, एग्जाम्पल नहीं समझा तो एलियन लगेगा. अभी अपने को क्या लगता है उस पे, मिकी माउस लगता है कि एलियन लगता है? हाँ, बराबर. हाँ, राइट डाउन, अंडरलाइन. पॉइंट नंबर 1, monetary items should be reported at the closing rate on the balance sheet date. Full stop. Underline the word monetary items, underline the word closing rate, underline the word balance sheet date. Important. Next, point number 2. Any gain or loss on translation of the monetary items to closing rate should be transferred to foreign exchange difference account. Full stop. Then the balance in this account, continue in the next line, same point, next line. Then the balance in this account will be transferred. To what? P&L account. Then the balance in this account will be transferred to P&L account. I hope you are clear. Next, underline the word gain or loss. Translation, gain or loss को underline करो, translation को underline करो. Are you clear on it? Next, point number 3. Non-monetary items carried at historic rate. Should be reported
only at historic rate should be reported only at historic rate at the balance sheet date. Historic rate at the balance sheet date. बराबर. पॉइंट नंबर 4 इसमें अंडरलाइन कर लो. नॉन मॉनिटरी आइटम्स, हिस्टोरिक रेट, बैलेंस शीट डेट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. In case of non-monetary items, in case non-monetary items are carried at fair value, then it should be reported using the exchange rate. It should be reported using the exchange rate on the date. Exchange rate on the date when the fair value was determined. When the fair value was determined. Full stop. Next line. Example. In case of land where revaluation model is used. In case of land where revaluation model is used. Or in case of inventories which are valued at NRV. In case of inventories which are valued at NRV. Clear hai? Got or no? Underline the word non-monetary, underline the word fair value. हाँ बोलो. हाँ. Clear on it? Proper? हाँ. इनका एक डाउट है. ये बोल रही सर लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हमने? नॉन मॉनिटरी आइटम का एग्जाम्पल बोलो. क्या है अपना नॉन मॉनिटरी आइटम का एग्जाम्पल में? फिक्स्ड एसेट्स, पीपीई. तो पीपीई जो है उसमें मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर सकता हूं. नहीं तो हमने क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में कि नॉन मॉनिटरी रहेगा तो इसको हिस्टोरिक रेट में है तो हिस्टोरिक रेट में ही रहने दो. हिस्टोरिक मतलब ओरिजिनल कॉस्ट में है तो ओरिजिनल कॉस्ट में ही रहने दो. मैं 5 साल पहले मशीन लाया था तभी डॉलर का रेट 50 रुपया था. तो 50 रुपया था. $1,00,000 50 रुपया 50 लाख में ही मेरा मशीन आगे आगे कैरी फॉरवर्ड होते ही आ रहा है. बट अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल कर रहा हूं तो मैंने 3 साल के बाद रिवैल्यू किया. तो मैं 3 साल के बाद रिवैल्यू किया तभी 50 रुपए का रेट नहीं था, 60 रुपए का रेट था. तो क्या होगा? अभी जो मेरा फिक्स्ड एसेट है वो 60 रुपए के रेट में दिखेगा, नॉट 50. क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसका रेट रिवाइज हुआ है. नॉट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन बट बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल. दैट इज अ रिवैल्यूएशन मॉडल में रेट चेंज हो सकता है बिकॉज आप रिवैल्यू कर रही हैं. बराबर. हाँ. और किसका डाउट है? डाउट डाउट डाउट. नथिंग. अरे बोलो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइडिया आया? फाइन. नाउ दिस इज अ पॉइंट विच सेज foreign exchange gain or loss due to what? Exchange rate difference on balance sheet date.
इन केस ऑफ व्हाट, लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या करते हैं नॉर्मली? लॉन्ग टर्म लोन इज व्हाट टाइप ऑफ आइटम? अरे बोलने का, मॉनिटरी की नॉन मॉनिटरी? है ना, नोटबुक चेक करो, एग्जाम्पल का लिस्ट बना के दिया ना भाई। हाँ, तो मॉनिटरी में है कि नहीं है? हाँ, तो मॉनिटरी में तो 31 मार्च को क्या करेंगे आप? रिवाइज करेंगे। मैंने लोन लिया है 100 करोड़ का, सुन लेना बराबर से। मैंने लोन लिया है 100 करोड़ का और 80 रुपए का भाव था, तो मेरा लोन 8000 करोड़ का था। 80 रुपया इंटू 100 करोड़, 8000 का लोन है मेरा। मालूम पड़ा 31 मार्च को डॉलर का रेट हो गया 90, तो मेरे को $1 के पीछे कितना लॉस हो गया? अरे बोलो, 10 रुपए का लॉस हो गया ना $1 के पीछे। तो लॉजिकल, मेरा 100 करोड़ का लोन है, तो लॉस कितने का होगा? 1000 करोड़। 100 करोड़ डॉलर का लोन है, तो सीधा 10 रुपया पर डॉलर, मतलब 1000 करोड़ का लॉस हो गया ना। और ये लॉस एक्चुअल है कि नकली है? एक्चुअली ये लॉस है कि ऐसी क्या बोलते हैं, नोशनल है? एक्चुअली जापर लगा क्या अपने को? कैसा जापर लगा आपको एक्चुअली? नहीं, एक्चुअली जापर लग गया आपको? नहीं, एक्चुअली जापर लगा कि नहीं लगा, मेरा क्वेश्चन वो है। एक्चुअली जापर लग गया? नहीं नहीं, एक्चुअली लॉस हुआ है क्या, वो पूछा मैंने। तुम बोल रहे 1000 करोड़ हो गया, पीएनएल में चला गया, बराबर। मैं बोला एक्चुअली लॉस है क्या तुम्हारा? क्यों नहीं है? रीपे तो अभी तक हमने किया ही नहीं। हम कभी रीपे करने वाला है, मालूम पड़ा 20 साल के बाद करने वाला है। मैं समझ में आ रहा है क्या? तो मेरा तो लॉस आज है ही नहीं। एक्चुअली लॉस कभी होगा? अगर डॉलर का भाव बढ़ भी गया तो एक्चुअल लॉस कभी होगा? 20 साल के बाद। तो अभी क्या को पीएनएल को जापड़ मार रहा है, वो भी 1000 करोड़ से जापड़ मार रहा है। तो तुम 1000 करोड़ से पीएनएल को जापड़ मारेगा, तुम्हारा प्रॉफिट गिर जाएगा। प्रॉफिट गिरेगा तो मार्केट में नाम खराब हो गया, शेयर प्राइस गिर गया। तो जिसने आपको 100 करोड़ डॉलर का लोन लिया था, वो टेंशन में, उसको लगा मैं इसको लोन लिया 8000 करोड़ का और लॉस कर रहा है, मुझे मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं? जब कि एक्चुअली लॉस है ही नहीं। पहला कॉन्सेप्ट समझो तो ये प्रोविजन समझेगा, बिकॉज ये प्रोविजन बाद में डाला गया है। क्योंकि इंडिया में 1993, 94 में बहुत लोग फॉरेन लोन उठाने का चालू कर दिया। 92 में दे ओपन अप द इकोनॉमी, तो चांस मिला तो सब लोग फॉरेन लोन लेने का शुरू कर दिया। क्यों फॉरेन लोन लेने का शुरू किया? सस्ता मिलता है। इंडिया में लोन लेने जाएगा तो 15% है, जापान में लोन लेने जाएगा तो आधा टका है। वो भी आधा 1-2% तो अभी हुआ है 3 साल में, पहले तो 0% था। नहीं समझ में आ रहा है? यूएस में तो इंटरेस्ट रेट वॉज 2%, 1%। तो इंटरेस्ट रेट इज नेग्लिजिबल। तो सबको लगता है मैं 15% इंडिया बैंक में भरूं, उसे चाहे वहां पर आधा टके में लोन लाएगा। तो सब लोग लोन लेने का शुरू कर दिया, और लोन लेना शुरू कर दिया, और मालूम पड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा रेट में, तो सबका पीएनएल हिट करना शुरू कर दिया। अपन तो लोन लेके आ गए, सब में बड़ा बड़ा कंपनी लोन उठा के आ गया, तो सब लोग बोल रहे क्या यार, लोन लेके गया, सब लोग लॉस कर रहे हैं। तो ये लोग सब मिलके गवर्नमेंट के पास गया, साहब ये क्या कर रहा है, हम तो लोन 20-20 साल का लिया है और हर साल तुम ऐसा हमारा पीएनएल को डिस्टर्ब करता है।
जबकि हमारा एक्चुअल बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा एक्चुअल बिजनेस इज डूइंग वेल, मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस अच्छा है, या मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अच्छा है, या मेरा एफएमसीजी का बिजनेस अच्छा है। आप ये ऐसा AS11 ने रूल बनाया कि रिवैल्यूएशन करो, और मैं रिवैल्यूएशन करा तो अननेसेसरी 1000 करोड़ का झापट गिर रहा है, मेरा प्रॉफिट ही 1000 करोड़ है, मेरा मेन बिजनेस है 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, तुम्हें नकली लॉस डेबिट करके बोल रहा है प्रॉफिट जीरो। ये फैक्चुअल है या एक्चुअली ऐसे ही हुआ है? तो दे मेड अ पेटिशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ स्पेशल पैरा कॉल्ड एज पैरा 46A। क्या लेके आया? उसमें वो लोग बोलता है ऐसा लॉन्ग टर्म, सिर्फ क्लियर हो, लॉन्ग टर्म लोन के केस में फिर डेटर क्रेडिटर में नहीं लेके आने का। किसके केस में? बोलते अगर लॉन्ग टर्म लोन है और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में तुमको लग रहा है गड़बड़ हो रहा है, तो उसको पीएनएल में मत डालो, एक नया अकाउंट बना दो FCMITDA अकाउंट करके, FCMITDA अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट करके बनाने बोला। तो उसमें जमा करते जाओ जो भी तुम्हारा लॉस है, क्या करते जाओ, पीएनएल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और जब भी प्रॉफिट होएगा तो वापस FCMIT में डालने का। वो एक बार फैसला कर दिया मैं FCMITD यूज करेगा तो फिर वैसे ही करने का। ऐसे नहीं कि हर साल में तुम बोले अभी प्रॉफिट है चलो पीएनएल में लाओ, फिर बोले लॉस है FCMITD में डालो। तो एक बार आपने डिसाइड कर दिया पैरा 46A करेगा आप FCMITDA, तो उसी में करने का। आर यू क्लियर? वन इज नॉर्मल वे कि तुम ट्रांसलेट करो जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ किधर चला गया, पीएनएल। दूसरा है कि FCMIT में डाल दो, या अगर ये एसेट खरीदने के लिए था, वो लोन लिया था किसके लिए, तो बोला एसेट में कैपिटलाइज कर दो। क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो, तो एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसको डेप्रिशिएट करेगा, तो हायर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल गो टू पीएनएल, बट देन द डोसेज विल नॉट बी वन स्ट्रोक, इट विल बी स्प्रेड। तो चलेगा। जैसे FCMIT में डाल दिया, अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल में स्प्रेड करो, बीच में प्रॉफिट आ गया तो उसमें क्रेडिट कर दो। ऐसा बंदोबस्त करने अलाउ किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ऐसा झगड़ा हो गया था। आप तभी पैदा भी नहीं हुआ था, अलग बात है। तो आप बोले हमने तो ऐसा सुना ही नहीं झगड़ा हुआ, ये 93-94 की बात है। वो दिन सोच रहा मैं पैदा हुआ था, नहीं हुआ था भाई। अरे गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज द मीनिंग। क्लियर है? तो कौन सा केस के लिए प्रोविजन है? ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। क्या ऑप्शन है? एक नॉर्मल जो आज तक चलते आ रहे हैं, क्या करने का, पीएनएल में डाल दो। दूसरा, अगर ये डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, कैपिटलाइज कर दो, और जो भी वैल्यू आया उसको राइट ऑफ करो इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। नहीं है, मालूम नहीं है, हमने एसेट के लिए नहीं लिया है, जनरल पर्पस लिया है, तो FCMITDA, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ट्रांसफर कर दो, एंड बैलेंस को क्या करना है, राइट ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। बट इसमें बीच में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करके उसको खत्म कर सकते हैं आप। क्या हो गया, समझ में आ रहा है क्या? ये समझ गया, देन वी कैन डू एटलीस्ट सम थोड़ा प्रॉब्लम करने के अपना थोड़ा स्टेटस आ जाएगा, नहीं तो इतना से प्रॉब्लम नहीं होएगा। नोट कर दे, क्लियर? चलो फाइन, डाटा हेडिंग दे दो, पार्ट नंबर 4।
Forex gain slash loss, forex gain slash loss due to foreign exchange difference, due to foreign exchange difference on balance sheet date, on balance sheet date on long-term loans, on long-term loans, bracket monetary items, bracket monetary items. Underline the word long-term loan. Balance sheet date important, long-term loan. बाकी खुद के लिए नया बनाने का नहीं. ये प्रोविजन किसके लिए स्पेशल? हाँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत फेमस है, एग्जाम में आता है. और ये पैरा याद रखना पड़ेगा. पैरा एक्चुअली सबके लिए याद रखना पड़ता है, बट आपका इंटर में थोड़ा बख्श दिया वो लोग ने. बट किधर किधर इंपॉर्टेंट है उधर वर्ड यूज करेंगे. पैरा 46 ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आर यू क्लियर? चलो 2 एरो मार्क कर दो, 2 पार्ट कर दो, ब्रांच बना दो. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 2 ब्रांच कर दो. ऑप्शन 2 में लिख देना पैरा 46 है. पैरा 46 है, बराबर देख के लिखना. मालूम पड़ा ये छोटा लिख रहा है. नहीं, बहुत लोग का हैबिट है, पैरा 46 है, जब भी कैपिटल लिखा रहेगा अपन छोटे में लिखेंगे. इधर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है. इवन सेक्शन नंबर स्मॉल ए कैपिटल ए इज डिफरेंट. सेक्शन 46 ए 1 2 ऐसा सब रहता है वो. समझ में आ रहा है क्या? तो आप ऐसा मत सोचो, नहीं नहीं ये थोड़ी फर्स्ट लेटर है, मैंने ऐसा लिटरेचर में पढ़ा था, फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होता है, ये तो बीच में आता है तो स्मॉल में आता है. तो अपना लैंग्वेज और लिटरेचर का कल्चर इधर मत लगाना. सुन रहे क्या? हाँ, आपको नहीं मालूम रहेगा फिर भी मैं बोल रहा हूं, ऐसा किसी किसी दिमाग में 46 है. कहां पर है? कहां पर है? गुड क्वेश्चन. कहां पर है? AS11 जैसा ये रहता है ना, बैर एक्ट रहता है, जैसा कंपनी लॉ है ना वैसा ये बैर एक्ट होता है. उसके अंदर पैरा 1 रहता है जहां पर दे डिफाइन द स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. पैरा 2 रहता है किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है. ऐसा जाते जाते जैसा अपन अपना चैप्टर कैसा फ्लो हो रहा है वैसा वो हर एक सेक्शंस है. लॉ में उसको सेक्शंस बोलते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको पैरास बोलते हैं. वैसा हम लोग पढ़ते वक्त, मतलब व्हेन यू स्टडी बैर एक्ट जैसे पैरा 4 में ऐसा दिया है. रेफरेंस पॉइंट के लिए भी ऑलवेज है पैरा 10 में दिया है, बट आपका इंटर में ऐसा पैरा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो इसलिए वो लोग ने पैरा नहीं रखा है. सिलेक्टेड प्लेसेस में पैरा वर्ड यूज किया वो लोग. आर यू क्लियर ऑन इट? चलो फाइन. लिखा आपने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. हाँ, कहने का मतलब कैपिटल रखना, स्मॉल मत कर देना भाई. ऑप्शन 1 में एरो मार्क डाउन. The forex gain or loss, the forex gain or loss on translation of the long-term loans, on translation of the long-term loans to closing rates, on the balance sheet date should be transferred to profit and loss account. Should be transferred to profit and loss account. Are we clear on it? पेंसिल से लिख के रखो. यूजुअल ट्रीटमेंट, यूजुअल/नॉर्मल ट्रीटमेंट, यही हम करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको लगेगा ऑप्शन क्या है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है.
फिर ये लोग जाके झगड़ा किया, उसके बाद ऑप्शन 2 पैदा किया। सुना? पढ़ते हो जरा ऐसा याद रखो यार, तो ही याद रहेगा। ऐसा थोड़ा इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस रहना चाहिए तो याद रहेगा हो। डाउन, उसमें 2 पार्ट कर दो। फर्स्ट पार्ट में लिखो, इन केस ऑफ जनरल पर्पस लोन, इन केस ऑफ जनरल पर्पस लोन, एंड सेकेंड पार्ट, in case of specific loan, in case of specific loan for depreciable assets, specific loan for depreciable assets, इंपॉर्टेंट कौन सा 2 वर्ड है? स्पेसिफिक होना चाहिए, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए होना चाहिए, तभी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट यूज कर सकते हैं। ध्यान है, दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग है। चलो इसमें एरो मार्क डाल दो जनरल पर्पस में। द फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस, द फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस on translation of the long term loan, forex gain slash loss on translation of long term loan at closing rate is transferred to, closing rate is transferred to capital letter FCMITDA, capital letter FCMITDA, ब्रैकेट में फुल फॉर्म लिख के रखो, फॉरिन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स, फॉरिन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स, ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ब्रैकेट क्लोज्ड। फुल फॉर्म क्लियर है? यस और नो? फेमस है वो सब, FCMITDA बहुत फेमस है, आपके लिए फेमस नहीं है, वैसा है फेमस। चलो सेकेंड पार्ट में आ जाइए। द फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस, the forex gain slash loss on translation of long term loans, on translation of long term loans at closing rate, at closing rate on balance sheet date, on balance sheet date should be capitalized, should be capitalized with the asset, should be capitalized with the asset. बराबर है? चलो फर्स्ट पार्ट में एरो मार्क डाउन, to be deferred over, to be deferred over tenure of the loan, to be deferred over tenure of the loan and transferred to P&L account, to be deferred over tenure of the loan and transferred to P&L account. टू बी डेफर्ड मतलब, डेफर्ड मतलब समझ में आ रहा है क्या? डेफर्ड मतलब क्या? स्प्रेड। किसको स्प्रेड करने का? FCMITDA का बैलेंस। किसको स्प्रेड करने का? FCMITDA का बैलेंस को डेफर मतलब स्प्रेड करने का। पेंसिल से लिखने का नहीं क्लिक होता है तो
टू बी डेफर्ड मतलब FCMITDA का बैलेंस को स्प्रेड करने का, उसका मतलब वो है। लेकिन ये लैंग्वेज सीखना जरूरी है। ये तो मैं लिख देता था FCMITDA स्प्रेड ओवर, बट दैट्स नॉट द वे। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या पॉपअप होना चाहिए वो क्लियर रहो, जब तक तुम्हारा लैंग्वेज सुधरता नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट में एरो मार्क डाउन। द रिवाइज्ड बैलेंस of the asset, the revised balance of the asset should be depreciated, over the balance life of the asset, should be depreciated over the balance life of the asset. I hope you are clear on it. Next line. Important note. The choice between option 1, the choice between option 1 and option 2 is irrevocable. Is irrevocable. Full stop. What is the meaning of irrevocable? रिवर्स नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने बोला मैं FCMITDA ही करूंगा, फिर नहीं बोलने का मैं PNL करने दो मेरे को। या आपने बोला नहीं नहीं मैं तो PNL में ट्रांसफर करेगा, फिर बोलने का नहीं FCMITDA में जाने का है। कभी चूज करने का रहता है स्टार्ट डे 1, जो दिन मशीन लाया वो दिन ही फैसला करना पड़ता है। सुन रहे हैं क्या? जो दिन लोन लिया, जो दिन, वो दिन ही बोलने का मैं क्या वापरने वाला हूं, ऑप्शन 1 की ऑप्शन 2। Whether there is a profit, there is a loss, doesn't make a difference. Irrevocable का मीनिंग मालूम है ना? रिवर्स अलाउड नहीं है। Revoke is you can cancel it. Irrevoke is you cannot change it. Clarity? Fine. चलो 2 मिनट है आपके पास रिवीजन करने के लिए। 2 मिनट का टाइम है, सोच लीजिए। यू कैन टेक योर 2 मिनट्स। जस्ट हैव ए रीडिंग, जस्ट पॉइंट को रीड करना है। आपको बहुत बार बोला रीडिंग करने का, बस ऐसा इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रीड इट 3-4 टाइम्स। मैं ही आपको कितना बार ऑप्शन दे रहा हूं रीड करने का, तो रीड करते ही जाएगा तो सिलेबस भाई अपना चैप्टर होने तक 6 रीडिंग हो जाएगा। हाँ बोलिए। हर लोन के लिए अलग ऑप्शन कर सकते हैं आप, बिकॉज आपका एसेट्स अलग अलग हो सकता है ना, so you can decide for each asset separately. जब भी स्टैंडर्ड नहीं बोलता है ना कि मैं यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना चाहिए, मतलब इट इज इंडिविजुअली अवेलेबल। बारह तारीख को ऑडिट चालू हो जाएगा, 12-13 तारीख, 10-12 तारीख को ऑडिट चालू हो जाएगा, 17-18 को IDT। हाँ कुछ कुछ पेपर्स कंबाइन होएगा भाई, कुछ कुछ अलग होएगा, तो छोटा बैच साइज में वैसे ही होगा, कुछ कुछ कंबाइन हो, जगह मिल जाएगा आपको, नहीं मिला मिल रहा है ना आपको, जगह मिल जाएगा, जगह दिलाना मेरा जिम्मेदारी है।
आप बोलो जगह नहीं है, मैं जगह देना मेरी जिम्मेदारी। मैं नहीं बोलेगा खड़ा रह के पढ़, या तू ऐसा खड़ा रहे इधर। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स माई प्रॉब्लम। To be seated safely, properly, comfortably is our job. But after that, sitting and listening is your job. इसका वो सरप्राइज है ना, वो 15 बोला ना मैंने, आपने बोला ना एग्जाम है, कल परसों तो बोल रहा था एग्जाम है एग्जाम है। हाँ बोला ना। हाँ देखो, हाँ तो हाँ वो गाँव ही जा रहा है। हाँ चलो चलो फाइन। बराबर पढ़ो, जैसे जैसे सब्जेक्ट हो रहा है। हेलो, स्टडी प्रॉपरली। हाँ बोल भाई। तो जो अलग से करेंगे वो तो कर ही रहे हैं ना, हम थोड़ी है सर, आपका लेक्चर ही चल रहा है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारा जो चल रहा है चलेगा। क्या शफल करना है वो हम है ना इधर, वो हमारा काम है ना। हाँ हाँ, आपको बराबर यहाँ से लैंडिंग कराना हमारा काम है। ऐसे बीच में थोड़ी उतार देगा, अब चल बीच में उतर जा, चल उड़ी मार। आप अपना काम करो। हो गया। रन रन थ्रू करना है, रीड करना है, बाहर नहीं करने का भाई, रीड ही करना है। मैंने बोला एक बार रीड कर लो बस। रीड किया आपने? हेलो, चलो अभी चेक करते हैं हम। विल ट्राई वन क्वेश्चन हियर, दैट्स अ बेसिक रीजन आई वांटेड यू टू रीड इट। चेक कर लो, स्लोली स्लोली करना है, केयरफुली। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं और हम जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में उसका कुछ तालमेल भी है। मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से देख लेना। कलीम लिमिटेड बोरोड
US डॉलर 4,50,000 ऑन 1st Jan 2016 बोरोड मतलब लोन है. हेलो, हाँ. Which will be repaid on 31st July 2016. ये पढ़ते ही दिमाग में कुछ आना चाहिए. हाँ, कुछ लोग का दिमाग में बराबर आया. शॉर्ट टर्म. क्यों शॉर्ट टर्म? 1 साल के अंदर ही भर दिया. अरे क्या 7 महीने में भर दिया ना, उतना गिनती रखना पड़ता है. यू कॅनॉट से मला तर कळलंच नाही. दुसऱ्याने सांगितलं कळलं, फॅन्टास्टिक. नेक्स्ट टाइम बोलना भाई तू भी दे रहा, देख के बराबर सीख लेना. नेक्स्ट, कलीम प्रिपेयर्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंडिंग 31 मार्च 2016. मतलब बीच में 31 मार्च आ गया, लोन लिया, 31 मार्च आ गया, बाद में पेमेंट हो रहा है, बराबर ना. रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी INR is rupees. INR is Indian rupees and foreign currency US dollar on different dates are as follows. 1st जनवरी को 48 का रेट था, 31 मार्च को 49 का था, 31 जुलाई को 49.5 का था. तो पहला अपन कहां से शुरू करेंगे? 1 जन 2016 को एंट्री करेंगे. बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? लोन लिया अपन ने, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर ना. टू लोन, कितना रुपीज लोन? 4,50,000 इंटू क्या रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? स्पॉट रेट. स्पॉट रेट 48 का है. मैं वर्ड यूज कर रहा है स्पॉट रेट, समझ में आता है क्या? जो ट्रांजैक्शन का डेट पे रेट था वही स्पॉट रेट है ना. हाँ, तो 48 का रेट वापरेंगे हम. तो कितना रुपीज हो गया ये? हाँ, 2 crore 16 lakhs. 2 crore 16 lakhs. एग्री? किसी को डाउट? फिर एंट्री कभी पास होगा? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा पेमेंट पे चले जाते हैं. भाई ये बीच में बैलेंस शीट है ना, तो वो दिन क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है. बिकॉज ये क्या है? लोन इज अ मॉनिटरी आइटम. लोन इज इसलिए उसका रिवीजन करना जरूरी है. ये अगर नॉन मॉनिटरी, अगर ये फिक्स्ड एसेट खरीदा होता मैंने, तो रिवाइज करने का जरूरत. ऐसा दिमाग पॉपिंग 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 हो आता है ना, ऐसा कंप्यूटर में पॉपअप. क्या तुम्हारा मोबाइल में आता है ना नोटिफिकेशन, ऐसा काय रील टाकलं, क्या रील का जो भी इंस्टा. हाँ चलो. हाँ, तो क्या हो गया? रेट 48 का कितना हो गया? तो क्या हो गया अपने को? $1 का गेन हो गया बोलता है. हाँ, अपन ने लोन लिया है, तो 48 से लोन लिया, अभी 49 हो गया. प्रॉफिट कैसे होएगा? लिया 48, भरेगा 49, तो बोलता प्रॉफिट हो गया. तुम लोग जल्दी बिजनेस ओपन करो. क्यों? तुम्हारा दुकान के बारी में खड़ा रहेगा, खुद भी काम करने का जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत कमाएगा, क्योंकि तुम छोटा छोटा गलती करते ही रहेगा, है ना. फर्स्ट क्लास. इनवाइट जरूर करना. हाँ चलो बोलिए, क्या एंट्री? लॉस हो गया ना, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जो हमने लिखा है. फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट. कितना रुपए का फर्क पड़ गया? 1 इंटू $4,50,000. तो 4,50,000 का मुझे लॉस हो गया टू लोन अकाउंट 4,50,000. बाद में और क्या काम है? 31 मार्च को पीएनएल में डाल देगा. किसको पीएनएल में डाल देगा? फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को. तो क्या एंट्री पास करेंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस 4,50,000. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? कंफ्यूजन? फिर कौन सा डेट में चले जाएंगे? अभी साल खत्म, 31 जुलाई. वापस रेट क्या हो गया? 49 का 49.5 हो गया.
तो बढ़ गया, तो वापस लॉस होएगा। तो किसको डेबिट करने वाले हैं हम? पहला किसको डेबिट करेगा? अच्छा, किसको डेबिट क्रेडिट, जो तुमको पसंद है वो बोलो। लोन डेबिट होएगा और बैंक क्रेडिट होएगा। इसका पहला डिसाइड करो, लोन कितने से डेबिट होएगा बोलो भाई? $4,50,000 इंटू क्या रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 48 की 49 की 49.5? क्यों 49? रिवाइज किया अपन ने 31 मार्च को। अरे वो पैदा 48 में हुआ, लेकिन 31 मार्च बीच में आ गया ना, तो रिवाइज किया ना। एकदम लोकल भाषा में सोचने को आना चाहिए, तो ही सीखेगा। सोफिस्टिकेटेड में नहीं सीखेगा। तो 49 का भाव से मल्टीप्लाई करेगा, क्या भाव हो गया, कितना आ गया ये? 2,20,00,000। 2,20,50,000 से डेबिट हो गया, तो लोन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और बैंक से मेरा कितना पैसा जाने वाला है? $4,50,000 इंटू 49.5, इतना पैसा तो मेरे को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना पैसा गया? 22,75,000। समझ में आ रहा है क्या? ये पहला लिख दो, ये दूसरा लिख दो। अभी गैप किधर है? डेबिट में है, तो क्या हो गया? लॉस। तो फॉरिन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया। कितना रुपए का लॉस हो गया आपको? ए भाई बोलो 0.5। क्यों? 8 आना बढ़ गया, तो 2,25,000। अरे 50 पैसा है। तुमको हिंदी भी नहीं आना है, तुम ना इंडियन है ना फॉरिनर है, ना पॉलिश लैंग्वेज समझ में आता है ना लोकल भाषा समझता है आपको। क्लियर ऑन इट? बस दैट्स ऑल। चेक करो, 2 करोड़ 4.5 लाख का इधर लॉस हो गया। सुन रहे हैं? अच्छा, पैरा 46 से अप्लाई कर सकते हैं कि ये लोग FCMITDA? क्यों? शॉर्ट टर्म लोन है, सुना? हाँ, इसलिए नीचे नोट डाला है, ये सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए। ये तो आपको लगेगा 46 से क्यों नहीं किया, नहीं करने का। क्लैरिटी प्रॉपर करेगा, बराबर सीख के। हाँ मैं करेगा, अब लेवल अप करते जाएंगे हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।